नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, हम आधुनिक भारत की सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसमें से हमारा जो टॉपिक था ब्रिटिश ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। लास्ट वीडियो में हम चर्चा कर चुके थे ब्रिटिश किस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था को खोखला कर रहे हैं, कितने चरणों से अलग अलग तरीकों से भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण कर रहे थे, जिसमें से जो पहला टॉपिक था उपनिवेशवाद के विभिन्न चरण। इसके विषय में हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। उपनिवेशवाद के 3 चरण थे। पहला जो था वाणिज्यिक पूंजीवाद, दूसरा था औद्योगिक पूंजीवाद और तीसरा था वित्तीय पूंजीवाद। ये 3 एक के बाद एक क्रम आपको स्टार्ट किए थे भारतीय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के उसमें से। अब राजस्व की तरफ ध्यान आता है। राजस्व के उसमें से ब्रिटिश ने भारत में 3 प्रकार की भू राजस्व व्यवस्था अपनाई थी। पहली थी स्थायी बंदोबस्त, दूसरा था रैयतवाड़ी और तीसरा था महालवाड़ी व्यवस्था। जो स्थायी बंदोबस्त था वो आपका 19% भूभाग पर थी और जो आपकी रैयतवाड़ी थी 51% भूभाग पर थी। शेष जो था वो आपकी महालवाड़ी व्यवस्था थी। तो अब इन 3 जो भू राजस्व व्यवस्था हैं, इनके विषय में हम जानेंगे कौन कौन से क्षेत्र में ये लागू हुई थी और इसमें क्या सिस्टम था, कैसे किसको आपका भूमि का स्वामी माना गया था। ये सब हम इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ध्यान से देखते जाइएगा और पॉइंट वाइज आप नोट करते जाइएगा। तो स्टार्ट करते हैं। भू राजस्व व्यवस्था। देखिए, भारत में अंग्रेजों ने 3 प्रकार की भू राजस्व व्यवस्था लागू की। पहला जो था बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तरी पश्चिमी प्रांत तथा बनारस खंड में आपका स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। जो ब्रिटिश भारत की जो भूमि थी उसका कुल भूमि का 19% थी। आगे देखते हैं दूसरी जो थी व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, जो मुंबई और मद्रास के क्षेत्र में लागू थी तथा कुछ असम का क्षेत्र लिया था। यह सबसे ज्यादा थी, जो ब्रिटिश भारत की 51% भूमि पर लागू थी। और जो तीसरी व्यवस्था थी महालवाड़ी व्यवस्था थी, जो उत्तर पश्चिम प्रांत और मध्य प्रांत में थी और यह 30% भूमि पर लागू थी। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, जो स्थायी बंदोबस्त थी वो आपके 21% भूमि पर और 19% में, और जो आपकी रैयतवाड़ी व्यवस्था थी वो 51% में, और जो आपका महालवाड़ी व्यवस्था थी वो 30% भूभाग पर लागू थी। आगे देखते हैं। इन सभी भू राजस्व व्यवस्थाओं को जो उद्देश्य था वो अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त करना होता था और भारत में कच्चे माल का निर्यातक भारत को बनाए रखना था। अब देखते हैं स्थायी बंदोबस्त क्या था। इसमें किस प्रकार से जमींदारों को भूमि का स्वामी माना गया था। तो देखते हैं इसको पॉइंट वाइज देखिएगा। शुरुआत कहाँ से होती है ये देखिए, ठेके पर भू राजस्व वसूल करने की जो व्यवस्था स्टार्ट होती है वो बंगाल के द्वैध शासन से स्टार्ट होती है। जब आप बंगाल अंग्रेजों के कब्जे पे आया था उस समय मोहम्मद रजा खां को बंगाल का नवाब नियुक्त किया गया था। इसने किया क्या था, बिना भूमि परीक्षण के ही 1765 ईस्वी में आपके बिना भूमि परीक्षण के ही भूमि की नीलामी कर दिया था। अब देखिए वारेन हेस्टिंग क्या करते थे। 1772 में जैसे ही केंद्रीय खजाना मुर्शिदाबाद से हटाकर कोलकाता लाया, इसी समय पंचसाला बंदोबस्त प्रारंभ किया था। देखिए 5 साल में क्या था कि 5 साल पहले सालाना था, 1 साल के लिए भूमि की नीलामी होती थी। अब क्या इसने क्या कर दिया, पंचसाला यानी 5 सालों के लिए भूमि की नीलामी किया था। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा हुआ पंचसाला बंदोबस्त किसके है, तो वारेन हेस्टिंग ने। पंचसाला कब स्टार्ट हुआ था, तो 1772 में। देखते हैं, तो उच्चतम बोली जो लगाता था जाहिर सी बात उसे लगान वसूल करने का अधिकार दे दिया जाता था। हुआ क्या, 1777 ईस्वी में इसे लगा कि बहुत इसमें दोष हैं, इसे सालाना के रूप में फिर से परिवर्तित कर दिया, यानी पंचसाला को हटा करके सालाना भूमि बंदोबस्त लाया। जब 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया तो उस एक्ट के माध्यम से कंपनी को सलाह दी गई कि बंगाल में आप भू प्रबंधन की एक स्थायी पद्धति लाइए, कोई
कभी आप 1 साल के लिए लाते हैं, कभी 5 साल के लिए लाते हैं। तो जब 1784 का एक्ट आया, पिट्स इंडिया एक्ट, तो उसमें से कहा गया कि बंगाल में आपका जो भू प्रबंधन होगा उसे स्थायी करिए। अब 1786 में कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर बनता है। ये करता क्या है, भूमि बंदोबस्त में जमींदारों को लगान वसूल करने का अधिकार दे देता है। याद रखिएगा, 1790 में वार्षिक लगान की जगह 10 साल के लिए व्यवस्था कर देता है और इसे 1793 क्या कर देता है, स्थायी कर देता है। इसीलिए जो आपका स्थायी बंदोबस्त कहा गया इसे, जमींदारी व्यवस्था कहा गई इसे, और मालगुजारी व्यवस्था इसे कहा गया। देखिए यहां से फिर से एक बार पॉइंट समझिएगा। कॉर्नवालिस जैसे ही 1784 के जब पिट्स इंडिया एक्ट आता है तो उसमें कहा जाता है कि बंगाल में आप भूमि प्रबंधन की कोई एक स्थायी पद्धति लाइए। क्यों? क्योंकि पहले आपका कभी 1 साल के लिए लाते थे, कभी 5 साल के लिए लाया गया। तो इसमें से सुझाव दिया गया कि आप कोई एक निश्चित लाइए। तो 1786 में कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है। तो वो क्या करता है कि आपका जमींदारों को भूमि का लगान लेने के लिए कहता है। अब भूमि का लगान कौन सा जमींदार वसूल करेगा, प्रश्न ये उठता है। तो जो जाहिर सी बात है, जो सर्वाधिक बोली लगाएगा उसी जमींदार को दिया जाएगा लगान वसूल करने का अधिकार। अब करते क्या थे जमींदार कि जब अंग्रेजों को ज्यादा पैसे देते थे तो किसानों का शोषण करते थे। इस प्रकार इसने किया, कॉर्नवालिस किया क्या कि 1 साल की जगह हटाकर 10 साल के लिए लाया कि आप 10 साल के लिए आप नीलामी लगाइए, आप बीच में आपकी जो कर होगा वो बदला न घटाया जाएगा न बढ़ाया जाएगा, आप 10 साल वसूल करेंगे। फिर इस व्यवस्था को 1793 में नियमित कर दी गई। यही जो व्यवस्था थी स्थायी बंदोबस्त के नाम से जानी गई है। तो फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन यदि पूछे स्थायी बंदोबस्त कब से शुरू हुई है तो 1793 से आप टिक करेंगे। अब देखते हैं इसमें था क्या। इस व्यवस्था में जब तक जमींदार लगान एकत्र कर कंपनी को देते रहते थे तब तक उनके अधिकार बने रहते थे। इस समय के अंदर भूमि का स्वामी जमींदार को स्वीकार किया गया। कॉर्नवालिस ने, ये याद रखिएगा, जॉन शोर की सलाह पर यह तय किया कि जमींदार 11वां भाग अपने पास रखेंगे और शेष कंपनी को जमा करेंगे। बंगाल में भूमि का स्वामी जमींदार को मान लिया गया तथा उनके द्वारा दिया जाने वाला जो लगान होता था हमेशा के लिए निर्धारित कर दिया गया। आगे देखिए, जमींदारों द्वारा किसानों का शोषण, किसानों का सरकार से किसी प्रकार का संपर्क न होना, कंपनी की आय में कमी महसूस होना और सूर्यास्त कानून जो ये थे जब स्थायी बंदोबस्त के दोस्त थे। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक सूर्यास्त कानून शब्द आया, इसके बारे में जानते हैं। इसके बारे में ये था प्रावधान कि आपका जैसे आज कोई तिथि या आज की तिथि पर हमें लगान यानी जमींदारी को लगान जमा करना था। यदि वो जमींदार शाम तक यानी सूर्य अस्त होने के पहले पहले तक आपका लगान नहीं जमा करता था तो उसकी जमींदारी हट जाती थी। यही था सूर्यास्त कानून में। अब देखते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है। इस व्यवस्था में प्रत्येक जमीन धारक को भूमि का स्वामी मान लिया गया था, यानी सबको मान लिया, जिसकी जिसकी जमीन उसी को मान लिया गया था, यानी अब जमींदार नहीं था। उसके साथ लगान लेने की शर्तें तय कर दी गई थी, जो शर्तें अस्थायी व परिवर्तनशील थी। यह व्यवस्था मद्रास, मुंबई, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग में लागू थी। इस व्यवस्था का जो जनक था वो थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे। अब देखिए, रैयत जो जमींदारी व्यवस्था थी या स्थायी बंदोबस्त, उसमें दोष था कि 10 साल के लिए निर्धारित किया गया था। एक फिक्स आय कर दी गई थी यानी कंपनी की। तो अंग्रेजों को लगा कि किसी साल ज्यादा हो जाता था, किसी साल कम हो जाती थी आपकी आय। तो उस आय को हम एक औसत के रूप में ले, यानी हर साल हमको जो प्रॉफिट हो डायरेक्ट हमको मिले, ना कि जमींदार शोषित करे। आगे देखते हैं, यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल अर्थात 51% भूमि पर लागू थी।
1792 ईस्वी में मद्रास के बारामहल जिले में, याद रखिएगा फ्रेंड्स, मद्रास के बारामहल जिले में पहली बार कर्नल रीड ने रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की थी। 1820 में मुनरो ने जब मद्रास का गवर्नर बना तो उसने रैयतवाड़ी व्यवस्था को पूरे मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू कर दिया था। 1825 में मुंबई में भी लागू हुई इस व्यवस्था को, और 1858 तक संपूर्ण दक्कन क्षेत्र पे लागू हुई। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, सबसे पहले मद्रास के बारामहल जिले में लागू हुई थी, फिर मुनरो जब 1820 में आया तो पूरे मद्रास में लागू कर दिया, मद्रास प्रेसिडेंसी में, फिर आपके 1825 में बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू होता है और धीरे धीरे करके 1858 तक पूरे दक्कन के क्षेत्र पर लागू हो जाता है। आगे देखते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था का मुख्य लाभ यह था कि सरकार तथा किसानों के बीच सीधा संपर्क स्थापित हो सका। भूमि पर निजी स्वामित्व का लाभ जनसंख्या के एक बड़े भूभाग को मिला। पहले क्या था, एक ही वर्ग को, जैसे गांव था, गांव के मुखिया को मिल जाता था तो पूरे जनसंख्या के एक बड़ा वर्ग क्या हो जाता था, लाभ से वंचित होता था। इसमें क्या हुआ, हर एक व्यक्ति आपका भूमि का स्वामी हो गया। इस व्यवस्था का जो दोष था कि लगान कठोरता से वसूला जाता था और लगान की दर भी काफी ऊंची थी, जिसका परिणाम यह हुआ कि कृषक जो था, भाई लगान हमें यदि हमें जमीन अपनी बचानी है तो लगान देना होगा, और लगान की दर बहुत ज्यादा थी। तो एक किसान जो था, जिस वर्ष उपज अच्छी हो जाती थी उस वर्ष तो आसानी से दे देता था कि आपका लगान, जिस वर्ष उपज नहीं हो पाती थी तो खाने के लिए रखे कि आप लगान दे। तो कृषक जो था वो जमींदारों यानी बड़े महाजनों के आपके कर्जा लेता था, फिर देता था, तो उनके जाल में धीरे धीरे फंसता जाता था, जो कालांतर में महाजन और किसानों के मध्य एक क्या होगा, संघर्ष का कारण बनता है। आगे देखते हैं। महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1819 में हाल्ट मैंकजी ने दिया। इस व्यवस्था के संबंध में उसने सुझाव दिया था कि भूमि का सर्वेक्षण किया जाए और भूमि से संबंधित व्यक्ति के अधिकारों का ब्यौरा रखा जाए। लगान निर्धारण हेतु गांव या गांव समूह, जिसे महाल कहा जाता था, को इकाई माना जाए तथा निर्धारित लगान को वसूल करने का दायित्व तो गांव के मुखिया को दिया जाए। इस व्यवस्था को ब्रिटिश भारत के 30% भूमि पर लागू किया गया था। देखिए, ब्रिटिश भारत में भू राजस्व की तीनों पद्धतियों में भू राजस्व की ऊंची दरों के कारण कृषक वर्ग की जो दशा थी अत्यंत शोचनीय थी एवं दयनीय थी। फ्रेंड्स, ये तीन रहे। पहला जो था स्थायी बंदोबस्त 1793 में, फिर इसके बाद आपके रैयतवाड़ी व्यवस्था और फिर आपके महालवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में आपका किसान का और सरकार का सीधा संपर्क स्थापित हुआ, और महालवाड़ी व्यवस्था में आपका हर एक गांव समूह को दिया गया, आपके महाल निर्धारित किया कि गांव का एक समूह पूरे गांव की कर वसूल के राजस्व कोष में जमा करेगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा है आपके अंग्रेजों की भू राजस्व व्यवस्था, जिसमें से आपके अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक कौन थे, किस क्षेत्र में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई, स्थायी बंदोबस्त का जनक कौन था, स्थायी बंदोबस्त कितने प्रतिशत भूभाग पर लागू की गई, और आपके महालवाड़ी व्यवस्था क्या थी। तो ये इनसे सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब आपका ये टॉपिक खत्म होगा तब हम आपको एक क्वेश्चन के वीडियो लेके आएंगे जिस पर तमाम ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।